खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इस महामारी से अभी तक छुटकारा नहीं मिल सका है। बात यूपी की करें तो राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 177 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1793 हो चुकी है और राज्य में फिलहाल कोरोना के 1505 एक्टिव केस हैं। यूपी में अब तक कोरोना के 261 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। और क्या कुछ तैयारियां कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार और आगे की क्या कुछ रणनीति है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ यहाँ पर वासन मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं सर का, ओवर टू यू सर। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार मिश्रा जी। सबसे पहले तो यही सवाल कि जो पिछले दिनों हमारी आपकी बात हुई थी इसी चैनल पर जी, और उस समय आपने कुछ रिलीफ देने का संकेत दिया था कि सरकार ने जो सब कमेटी बनाई थी आपकी अध्यक्षता में, तो उस सब कमेटी के जरिए आपने संकेत दिया था कि जो छोटे औद्योगिक इकाइयां हैं उसको चालू कराने की कोशिश की जाएगी, जो हाईवेज बन रहे थे उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ निर्णय होने वाले थे और उस पर काम शुरू होने वाला था। तो क्या आज की तारीख में क्या स्टेटस है? क्या वो जो बातें पिछले हफ्ते कही गई थी उसमें काम शुरू हो गया है? निश्चित तौर से वसंत जी, बड़े पैमाने पे काम प्रारंभ हुए हैं। जहां निर्माण के काम, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे मेडिकल कॉलेजों का या अन्य प्रकार का, संयोग से मेरे सामने एक आंकड़ा अभी सामने ही रखा हुआ है। इस समय हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं वो लगभग 183 परियोजनाएं तो अकेले लोक निर्माण विभाग की, जो हमारे पीएसयू हैं, राजकीय निर्माण निगम और सेतु निगम मिला करके, उसमें हम लोगों ने 4345 जो कामगार हैं उनको वहां पर काम में लगा भी चुके हैं। इससे हमको संतोष है। जहां तक इंडस्ट्रियों की बात है तो 80% लगभग जिन इंडस्ट्रियों को चालू करना चाहिए उनको चालू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, अधिकतम प्रारंभ भी हो गए। जो भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसमें शारीरिक दूरी बनाए रखने की एक जो व्यवस्था है उसका कड़ाई पूर्वक पालन किया जा रहा है। उसको हर स्तर पे निर्देश दिया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट ना है, न किसी प्रकार की छूट दी जाएगी। प्रयास यही है कि लोगों को काम भी मिले और विकास भी होता रहे और जो लोगों की जरूरत है उसकी कमी ना पड़ने पाए। जी, इन कार्यों को शुरू करने के समय क्या मजदूरों की कमी नहीं महसूस हो रही है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर जितने मजदूर होने चाहिए उनकी तादाद है पर्याप्त संख्या में? नहीं, कमी है, लेकिन अभी हम लोगों ने, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, फिर आज दोहरा दूं, जो हॉट स्पॉट एरिया हैं वहां पर हमने कार्य प्रारंभ नहीं किया है। इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो ज्यादा संक्रमित हैं और उसे लेकर के सरकार चिंतित भी है और उस पर बहुत गंभीरता से काम भी कर रही है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जितनी लेबर अभी हमारे पास है, जितने हमारे पास कामगार हैं, उनको सबको हम काम दे रहे हैं और जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे वह वापस आ चुके हैं, गाँव में हैं। उस पर बहुत ही बड़ी संख्या ऐसी भी है जो स्किल्ड लेबर है, उसको भी हम लोगों ने संपर्क किया है और जो जांच पड़ताल है कि उनके अंदर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, इसको जांचने के बाद शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए एक फिल्म भी बनाई है, कैसे एक दूसरे से दूर रह करके आप काम कर सकते हो, उसका भी प्रबंध हम लोगों ने किया है और उसका अच्छा परिणाम है। लोग पालन भी कर रहे हैं और काम भी प्रारंभ हो गया। हमारे 3 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हमारे राज्य मार्ग भी बन रहे हैं, हमारे मुख्य जिला मार्ग बन रहे हैं, हमारे जो अन्य जिला मार्ग हैं और ग्रामीण सड़कों पर भी हमने बड़े पैमाने पे काम प्रारंभ किया है। जी, केशव जी काम किया। केशव जी, एक और बात कही जा रही है कि सरकार की तरफ से जो चुस्ती, जो मैंने गंभीरता दिखाई गई बच्चों को, दूसरे राज्यों में फंसे बच्चों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए,
उस तरह की सक्रियता, उस तरह की संजीदगी मजदूरों के मामले में नहीं दिखाई गई है। और इसको लेके कई दलों के नेताओं ने और संगठनों ने आलोचना की है कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनकी चिंता सरकार को ज़्यादा है, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनकी चिंता सरकार को नहीं है और इसलिए वे अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। उनको वहाँ न तो पर्याप्त भोजन मिल रहा है, न उनको ठीक से इलाज मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मिश्रा जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट इसलिए करना चाहूँगा। पहले तो मैं अपने उन विपक्ष के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि संक्रमण काल बीत जाने दीजिए। राजनीति की जितनी भाषा उनको आती है उससे कम जानकारी हमारी नहीं है। उनको जिस भाषा में चाहें उस भाषा में हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के छात्र राजस्थान सहित देश के अलग अलग प्रदेशों में पढ़ाई के लिए गए हैं। अभी वहीं पर रह करके पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर में हैं, कष्ट भी सह रहे हैं। लाखों की संख्या में जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे गुजरात रहा हो, वहां थे और अभी बड़ी संख्या में वहां हैं। और जो आ सकते थे, जिन्हें लाया जा सकता था, जिनके लिए लाना बहुत व्यवस्था थी, उनको लाया गया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं और आपको जो कष्ट हो रहा है उसके लिए क्षमा मांग रहा हूं। और दुनिया के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में एक जय जयकार है, तो वो देश की जय जयकार है, देशवासियों की जय जयकार है कि सबसे अच्छी लड़ाई कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत ने लड़ी है। और ऐसे समय में हमारे विपक्ष के नेता जब राजनीतिक रास्ते तलाशने की कोशिश करते हैं तो मैं तो निंदा करता हूं और मैं इसे अच्छा नहीं मानता। अगर कोई छोटे बच्चे, उनके ही परिवार का कोई बच्चा होगा जो 10 साल का है, 12 साल का है, अपने माँ बाप से दूर है, वहाँ कॉलेज बंद है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसी फीडबैक आई तो कुछ बच्चों को लाया गया है। सभी बच्चों को लाने का या सभी बच्चों को लाया गया ऐसा नहीं है। अभी मेरे पास अभी तुरंत एक मैसेज आया, कोई बच्चा कोटा में ही है, हमारे यूपी का है। अब वो किसी तरीके से हमारे बच्चे को बुला दीजिए। अब हम चाहते हैं कि जो जहां है वहां से जो जहां का रहने वाला है वहां पहुंच जाए, लेकिन यह करना संभव नहीं है पूरा का पूरा। हम जो कर सकते हैं वो जरूर कर रहे हैं। जैसे पीछे समय में आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। अब दिल्ली प्रदेश की सरकार ने अगर डीटीसी की बसों में भर करके यूपी और बिहार के लोगों को यूपी के बॉर्डर में छोड़ दिया तो, और वो हजारों नहीं बड़ी भारी संख्या में लोग पैदल ही चलने लगे। सारे हमारे मीडिया के आप सब मित्र लोगों ने हर चैनल में वो मुख्य खबर बन गई। अब हमारा नैतिक धर्म क्या है, उस समय नैतिक दायित्व क्या है? तो ऐसे लोगों को जिनको छोड़ दिया गया तो उनको जिस तरीके से हम व्यवस्था कर सकते थे उनकी व्यवस्था की। जिनको क्वारंटीन करा सकते थे क्वारंटीन कराए, जिनको गाँव में भी ले गए उनको वहां के गांव के किसी न किसी सार्वजनिक स्थल पे, विद्यालय में, पंचायत भवन में कहीं घर से दूर रखने का काम किया, उनको क्वारंटीन वहां पर कराया गया। 14 दिन पूरा होने के बाद फिर 14 दिन के लिए घर भेजा गया। तो 2 प्रकार के संकट का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उन परिवारों का दबाव है, एक तरफ उन मजदूरों का दबाव। सब लोग आना भी नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जहां समस्या है हम लोग वहां की राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। राज्य स्तर के अफसर हमारे लगे हुए हैं उनसे बात करने के लिए। हर जिले में नोडल अफसर लगाया गया है कि वो जिले के अंदर जिन परिवारों के कोई सदस्य, चाहे विद्यार्थी, चाहे मजदूर, चाहे वह कोई बिजनेसमैन, कोई भी है, उनका संपर्क करके सूची बना रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, वहां की सरकार से बात कर रहे हैं। हर राज्य सरकारें लगभग एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। जहां कोई कमी है हम उत्तर प्रदेश की ओर से व्यवस्था कराने की भी कोशिश करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनको हम यूपी परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं उस राज्य परिवार का हिस्सा हैं, उस राज्य परिवार के सदस्य हैं। इसलिए सब एक दूसरे के सहयोगी। ये हिंदुस्तान को कोरोना संक्रमण से बचाने की लड़ाई है। जी केशव जी, एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अब सामने है कर्मचारियों का। और एक तरफ तो कोरोना महामारी के चलते जो नौकरियां थीं वो ख़त्म होती जा रही हैं। आज ही जो आंकड़े आए हैं अलग अलग एजेंसियों के कि कई करोड़ नौकरियां ख़त्म हो गई, लोग जॉबलेस हो गए। और दूसरी तरफ जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, अर्ध सरकारी नौकरी में हैं, उनके तनख्वाह में कटौती होने लगी, उनके डीए
अलाउंस रोका जाने लगा। तो इसको लेके एक अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार को अपना फिजूल खर्ची रोकना चाहिए, न कि इस संकट की घड़ी में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह कम किया जाना चाहिए और उनका महंगाई भत्ता रोका जाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है, आप किस बात के पक्षधर हैं? क्योंकि नया नौकरी तो सृजित होने से रही इस महामारी के दौर में, जो नौकरियां चली गई हैं उसके बारे में तात्कालिक तौर पर कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिनकी नौकरियां बच गई हैं क्या उनके साथ इस तरह का जो निर्णय सरकार स्तर पर लिया गया है, राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार के स्तर पर, क्या इसको आप उचित मानते हैं कर्मचारियों के साथ? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि निश्चित तौर से एक बेरोजगारी का संकट देश और दुनिया में खड़ा हुआ है। उससे निपटने के लिए जितने कदम मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उठाए गए हैं, मैं यह मान रहा हूं कि नीचे का फीडबैक हमको भी है, क्योंकि हम लोग भी गांव, गरीब, किसान, कार्यकर्ता, एक बूथ के कार्यकर्ता से संपर्क में रहते हैं, संबंध में रहते हैं। हम अपने विधायकों से रोज बात करते हैं, जिला अध्यक्षों से बात करते हैं, प्रदेश और क्षेत्र के जो पदाधिकारी उनसे बात करते हैं और बात करके फीडबैक ले रहे हैं। यह सही है कि तात्कालिक रूप से जब सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे, तो बेरोजगारी का संकट खड़ा होगा। कल ही यह भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन दी गई है कि अब हम जो दुकानें हैं उनको खोल सकते हैं, जो माल वगैरह उनको छोड़ करके। अब एक एक दुकान में जो एवरेज दुकान होती है 10-10, 20-20 लोग उसमें काम करते हैं। ये जरूर कहा गया है कि जितने काम करने वाले हैं उसमें से 50% लोगों को लाइए और 50 पर एक दिन का डिस्टेंस दे करके, तो उसके साथ पूरी तरलता आ जाएगी, चैन पूरी चल पड़ेगी। रोजगार का कोई अवसर ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है और ना समाप्त हो जाने वाला है। आगे मैं यह मानता हूं कि हिंदुस्तान के सामने बहुत शानदार अवसर आगे आएगा और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सभी नेताओं की तुलना में, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। यह देश के 130 करोड़ लोगों का मस्तक ऊंचा ये संकट के समय जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया, जिस प्रकार से निर्णय लिया, जिस प्रकार से संक्रमण को फैलने से रोकने में देशवासियों के सहयोग से सफलता प्राप्त की, वह अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत योग्य मार्गदर्शन करके देश को इस संक्रमण के संकट से बाहर निकाला है। जहां तक रोजगार की बात है, मैं यह मानता हूं कि जितने रोजगार, मैं यूपी की अगर मैं बात करूं, जितने रोजगार यूपी में पहले से लोगों को प्राप्त थे उसमें कोई कमी आने वाली नहीं, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसको घटने नहीं देंगे। उसके सारी तैयारियां की जा रही है, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और हर प्रकार से सरकार तैयार है कि आने वाले समय में जो ये 40 दिन के लॉकडाउन में चुनौतियां खड़ी हुई हैं इनसे हम निपटे। जी नहीं, मेरा सवाल एक और था कि जिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो रही है, उनका महंगाई भत्ता रोका गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसको आप मुनासिब मानते हैं इस संकट की घड़ी में? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय कोई भी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र का कोई भी नागरिक देश का है, वो सब देश के ही नागरिक हैं। वह सभी इस संक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं और दिए हैं। सरकार के जो आपने ध्यान दिलाया, मेरा जो अनावश्यक खर्चा है निश्चित तौर से उसमें बड़े पैमाने पे कटौती हुई। मंत्रीगणों के भी, विधायकों और सांसदों के भी जो वेतन हैं वो 30% कट किए गए, खत्म किए, कम, मतलब वो कोविड फंड में गया है। साथ ही एक वर्ष जो हम लोगों के यहाँ पर लोकसभा के सदस्य जो हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, इनको एक वर्ष में क्षेत्र विकास निधि के नाम पे जो राशि आवंटित होती थी और ऐसे माननीय सांसदों, माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर उस क्षेत्र के लिए विकास कार्य होते थे, वो सब स्थगित किया गया है। तो वह स्थगित कोई शौकिया नहीं किया गया है, इसलिए किया गया है कि आज देश और प्रदेश में जो संकट संक्रमण का है, इस संक्रमण से हम लोग सब लोग बचें, इसके लिए जो आवश्यक है सबका योगदान है। इसे मैं मानता हूं कि विषय नहीं बनाना चाहिए और मैं अपने सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह
स्वेच्छा से कोई ऐसा नहीं, विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस तरह के मुद्दा इस समय राजनीति करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब देश संकट में है तो आवश्यकता पड़ती है, तो इसी देशवास के अंदर मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के संपन्न लोगों से एक अपील की थी जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी, जो संपन्न है, जो बिना सब्सिडी लिए अपने घर में गैस खरीद करके जला सकते हैं, वो सब्सिडी छोड़ दें। तो उस समय करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ने का काम किया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक दिन उपवास करने का आह्वान किया था देशवासियों से। तो यह संकट मैं समझता हूं कि उन संकटों से बहुत बड़ा है, और उस संकटों से अगर बड़ा है तो ऐसे समय में ये कोई इशू विषय नहीं है। सरकार के पास संसाधन होंगे, सरकार के पास व्यवस्था होगी, तो वह व्यवस्था सरकार में बैठ करके जो भी व्यवस्था का संचालन करने वाला है, जो सरकार में है, वो करता है। अगर ऐसे अवसर आएंगे कि किसी भी प्रकार की किसी की कोई कटौती ना करना पड़े तो बहुत खुशी होगी। लेकिन आज जरूरत है, आज संकट है और सबका समर्थन है, इसको विषय बनाया जा रहा है। मैं आपसे भी मिश्रा जी निवेदन करूंगा, ये विषय बनाने का विषय नहीं, सब स्वेच्छा से चाहते हैं कि हम सब लोग अपना योगदान करें, क्योंकि वह भी इस देश के नागरिक हैं, उनके परिवार भी इस देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, तो वह सब अपना योगदान करना चाहते हैं। नहीं केशव जी, विषय जबरदस्ती नहीं बनाने की कोशिश हो रही है, हम आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहते हैं। कल ही पूर्व सैनिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है डीए रोकने को लेके। दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर है उसका ये कहना है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में छटनी, कटौती, सैलरी कम करने का तो विरोध कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर से बार बार अपील कर रही है कि आप अपने कर्मचारियों को मत निकालिए, उनका तनख्वाह मत घटाइए, और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सैलरी में कटौती हो रही है, उनका महंगाई भत्ता रोक दिया जा रहा है। तो ये जो दोहरा मानदंड है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने आपसे सवाल पूछा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, लगातार अगर आप ध्यान दें तो आरबीआई के द्वारा भी जो पैकेज घोषित किया गया था, वो जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यवसायिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मैं समझता हूं कि एक बड़ा वह भी रास्ता था। स्वयं भारत सरकार ने 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया था वह भी, और आगे जो अभी मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन आगे जो फीडबैक आ रहे हैं, आगे और भी कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जाने हैं। देखिए, देश को कमजोर नहीं होने देना, प्रदेश को कमजोर नहीं होने देना है, और जो भी चुनौतियां, समस्याएं, परिस्थितियां आ रही हैं, उनका डट करके मुकाबला करेंगे। कहीं पर भी कोई इस समय तो देखिए, स्वयं न्यायपालिका ने भी अपना योगदान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबने दिया है। सैनिकों ने भी अपना दिया है, जो रात दिन हमारे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए पुलिस के जवान, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। किसने अपना योगदान नहीं दिया? सबने योगदान दिया। ये अभी विवाद का विषय नहीं है, जैसी स्थिति परिस्थिति रहेगी। और मेरा ये मानना है, इस समय सबको सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का जो भी कदम है, इस देश को कोरोना संक्रमण के संकट से मुक्त करके दुनिया में सबसे तीव्र गति वाली विकास करने वाली जो देश होगा वो हिंदुस्तान बने, इसके लिए अवसर भी है। आज आप जानते हैं, चाइना के विरुद्ध पूरी दुनिया के अंदर जो आक्रोश फैला है, मैं मानता हूं कि इस आक्रोश फैलने के कारण से चीन से लोगों का मुंह भंग हुआ है, और वह वहां से निकलेंगे। अगर वो निकलेंगे तो कहां जाएंगे? अगर सरकार के पास पैसे आएंगे, साधन आएंगे, तो किसके काम आएंगे? सरकार, ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ बचत करके सरकार को खाना है। सरकार तो जो भी पैसा आएगा देश के लिए न्यौछावर करने वाली। जी अच्छा मौर्य जी, आप तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, क्या वजह है कि अपने उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, जो महानगर की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा, गाज़ियाबाद या आगरा, कानपुर, इन शहरों में इस महामारी का प्रकोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है? आपका क्या अनुभव है कि इसके कारण क्या है, और इसको रोक पाने में हमारी जो एजेंसियां हैं क्यों उतनी कारगर नहीं दिखाई दे रही? देखिए, दो कारण हैं मिश्रा जी। एक तो बड़ा कारण यह है कि ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं, 1700 में से अगर 1000 से अधिक तबलीगी जमात के लोग हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें से कितने लोगों तक उन्होंने कोरोना को बांटा होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। लेकिन इस बात को मैं अब यहाँ कहने की जरूरत अब नहीं महसूस करता। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे आगरा हो, जो बड़े शहर हैं जहां इस प्रकार के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, वह निश्चित तौर से यह सारे स्थान ऐसे हैं, जैसे लखनऊ और कानपुर को मैं कहूं तो यहाँ तबलीगियों का ज्यादा झुंड इकट्ठा रहा। आगरा में एक हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल था, उसके कारण से भी बहुत समस्या खड़ी हुई, बढ़ी, और अब उसको नियंत्रित करने के लिए 3 अधिकारी, मतलब हाई लेवल के अधिकारी, ऐसे सभी प्रमुख जिलों में जहां 20 से अधिक संक्रमित लोग हैं वहां भेजे गए। एक प्रशासन की दृष्टि से कोई प्रमुख सचिव या इससे ऊपर का, एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को, एक स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी को, या एक टीम बना करके, देखिए टीम वर्क हो रहा है, लेकिन यह सही है कि इन तीनों स्थानों पे जो संक्रमण बढ़ा है इसको नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय किए गए, लेकिन यह विस्तार लिया है तो उसमें जिन लोगों ने अपने को सामने लाने की जगह छिपाने का प्रयास किया और अपना इलाज कराने की जगह दूसरों को बीमार करने का काम किया, उन लोगों में वो तबलीगी जमात के लोग। जी, एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि आप लोगों के लेवल से तो बार बार कहा जा रहा है कि जो सरकारी वसूली है उसके लिए दबाव ना बनाया जाए, चाहे वो बिजली की वसूली है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, या बैंकों के जो इंस्टॉलमेंट हैं उसके बारे में आप लोग भी अपील कर रहे हैं, केंद्र सरकार की भी बार बार अपील है कि इसके लिए दबाव ना बनाया जाए। लेकिन व्यावहारिक तौर पे देखा जा रहा है कि लगातार गैर सरकारी, सरकारी एजेंसियों की तरफ से, उनके कॉल सेंटर्स की तरफ से, उनके एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से उपभोक्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और भुगतान के लिए बार बार उनको फ़ोन किया जा रहा है, रिमाइंडर इशू किए जा रहे हैं। तो क्या आपके स्तर से कोई इस तरह का आश्वासन आज आप फिर देना चाहेंगे कि ऐसे उपभोक्ताओं को तंग ना किया जाए जो इस समय महामारी की चपेट में हैं और इस महामारी के संकट से जूझ रहे हैं, और उनको थोड़ा वक्त दिया जाए? मैं एक बात निश्चित कह दूं, सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की वसूली के लिए कोई दबाव डालने की परिस्थितियां नहीं है। सभी जगह जितनी अधिक से अधिक रिलीफ दिया जा सकता है वो रिलीफ देने का काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे हर व्यक्ति बहती गंगा में हाथ धोने की, जो सक्षम है वह तो अपना जो जमा कर सकता है, उनको करना चाहिए। बाकी वसूली को बहुत ऐसा करने का काम किया जा रहा है कि प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं नहीं जानता, कहीं 1-2 स्थान ऐसे कोई होंगे तो आप जरूर, मैं तो निवेदन करूंगा और जनतंत्र टीवी के माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि जहां कहीं पर भी शिकायत हो, आप मेरे कार्यालय पे आप उसकी सूचना दे सकते हैं, जो कंट्रोल रूम है उसको सूचना दे सकते हैं, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को सूचना दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की वसूली को लेकर के किसी नागरिक का उत्पीड़न इस समय नहीं किया जाएगा, ना बैंक की किस्त का मामला, ना बिजली के बिल का मामला, और ना किसी प्रकार के टैक्स का मामला। हाँ, यह जरूर है कि जो सक्षम है, जो दे सकते हैं, बहुत सारा मतलब ऐसा हिस्सा है जो गतिविधि अभी भी बनी हुई है, जिनके व्यापार भी चल रहे हैं, जिनके उत्पादन भी चल रहे हैं, जो दे सकते हैं वह भी इस समय ना देने का रास्ता तलाश रहे। तो उनसे मेरी अपील है कि जो नहीं देने में सक्षम है, ठीक है, उनके लिए तो इस समय स्वाभाविक तौर से सरकार पूरी तरह से उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन जो सक्षम है उनको देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.